जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। नाउ इन दिस वीडियो वी लर्न लाइक हम लोगों ने अकबर का शासन देख लिया, औरंगज़ेब का देख लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि मनसबदार एंड जागीरदार। मनसबदार एंड जागीरदार क्या था, कौन थे वो लोग। एज द एम्पायर, जो ये साम्राज्य एक्सपांडेड होता गया, मतलब ये साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता गया। तो क्या होता था, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट शासन था। उन लोगों में क्या होता था कि जो मुगल्स थे वो रिक्रूटेड करते थे बहुत सारे डिवाइस बॉडी ऑफ द पीपल। वो अलग अलग लोगों को अपने वहाँ पे जॉब पे रखने लगे। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ द तुर्किश नोबल्स थे एक्सपांडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर। वो सारे लोगों को नौकरी जॉब देने लगे। दोज हू जॉइन मुगल सर्विसेज वेर इन कॉल्ड द मनसबदार। जो लोग इन लोगों की जो नौकरी ज्वाइन करता था उनको मनसबदार कहा जाता था। द टर्म मनसबदार रिफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब। सी देखो, ये आपको याद रखना है, ये जो मनसब किया था, मनसब था वो जो टर्म है मनसबदार, वो इंडिविजुअल हु होल्ड द मनसब, जिसके पास ये मनसब था उसको मनसब किस तरह से मिलता था, रैंक के हिसाब से मिलता था। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स। ये कौन यूज़ करता है, मुगल्स। जैसे कि रैंक फिक्स किया होता है, सैलरी फिक्स की होती है, मिलिट्री होती है, मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से उन लोगों को रैंक दिया जाता था। सैलरी वॉज डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड द ज़ात। तो उसको ये ज़ात, जो ये ज़ात बोलते हैं वो होता था। ज़ात का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे ज़ात रैंकिंग। नोबेल विथ द ज़ात ऑफ द 5000 वेर रैंकिंग हायर देन दोज ऑफ 1000 इन अकबर शासन। अकबर का जो शासन था उसमें क्या था, जिसके पास ये 5000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, उन लोगों को उस तरह से रैंक दिया जाता था। 29 मज़हबदार होते थे, उन लोगों को 5000 ज़ात दी जाती थी। औरंगज़ेब के शासन में क्या हुआ था, इंक्रीज होने लगा ये जो सारा, तो यहाँ पे रैंक दिया जाता था। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज अ रेवेन्यू टैक्स। ये मनसबदार थे। मनसबदार में क्या होते थे, मनसबदार का मतलब सी यहाँ पे देखो, ये मनसबदार होते थे ना, वो यहाँ पे ये लोग होते थे, जो रहने वाले लोग होते थे। इन लोगों को जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे उन लोगों को सैलरी देते थे। ये मनसब था। मनसब मतलब उन लोगों को जो काम दिया जाता था उसके काम के हिसाब से उसको जो सैलरी मिलती थी उस हिसाब से उन लोगों को रैंक दिया जाता था। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू इज कॉल्ड द जागीज। उसको जागीज कहा जाता था। विच वे समवॉट लाइक इक्तास। जैसे इक्तास जो हम लोगों ने देखा, इक्तास फर्स्ट चैप्टर में मुक्तिस। मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन देयर जागीज। जागीज का मतलब यहाँ पे क्या होता था, जो मनसबदार होते थे उनको जो लैंड के ऊपर से टैक्स लेना होता था उसके हिसाब से उन लोगों को पैसे मिलते थे। वो लैंड उसकी नहीं हो जाती थी, पर जिस तरह से वो लोग वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेंगे वो हिसाब से उन लोगों को सैलरी पे की जाएगी। तो जागीज मतलब होता है कि एक जो लैंड होती है वहाँ से वो लोग टैक्स करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती थी वो वहाँ पे होती थी। सी यहाँ पे दिखा है कि मनसबदारों ने मार्च पे जा रहे विथ हिज सवार्स और उन लोगों के साथ। मनसबदार themselves served in some other part in the country. इन अकबर्स रेन, जो अकबर का शासन था, उस जहांगीर्स वेर केयरफुली, वहाँ पे उन लोगों ने बोला था कि ये जो टैक्सेस वैक्सेस वो जो कलेक्ट किए जाएंगे वो बहुत ही केयरफुली कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये जो कलेक्ट करने के लिए जो मनसबदार जाते थे उन लोगों के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। पर जब ये औरंगज़ेब का शासन आया ना, तो ये औरंगज़ेब के शासन में क्या हुआ था, ये जो सारा बहुत अकबर के शासन पे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था, पर इसके टाइम पे बहुत ही ख़राब हो गया था। वो क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा सब लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे थे। तो जो ये जो सारी चीज़ें थी
तो वो अकबर के ज़माने में बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे अकबर थे वो बहुत ही ज़्यादा देखते थे कि यहाँ पे जो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो टैक्स कलेक्ट ज़्यादा तो नहीं कर रहे, लोगों को परेशान नहीं कर रहे। पर औरंगज़ेब के टाइम पे तो सब लोगों ने तो बस ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना अच्छा स्टार्ट कर दिया था। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मनसबदार। उस टाइम पे क्या हो गया कि मनसबदार ज़्यादा हो गए, जितनी लैंड थी लैंड से ज़्यादा तो मनसबदार हो गए, तो टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, तो अब उन लोगों को सैलरी कहाँ से मिलेगी। इसलिए वो लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने लगे। विच मीट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। दिस एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ द जागीर्स। मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागीर थी वहाँ से टैक्स कलेक्ट करने लगे। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज शासन। जब ये उसका रेन था ना, जो शासन था उनका, वो बहुत ही उसमें वो अच्छी तरह से वो उसके शासन में टैक्स कलेक्ट कर पाना, उसके ऊपर वो अपना काबू नहीं रख पाए थे। वो किसानों से बहुत ही ज़्यादा टैक्स करते थे, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। यहाँ पे दिखाया गया कि जो शाहजहाँ था उनका जब शासन था, सब लोगों से किस तरह से टैक्स पे किया जाता था, गरीब लोगों को, भूखे लोगों को किस तरह से मारा जाता था। तो जो इनका शासन था वो बहुत ही अच्छा नहीं गया था। उसके बाद आता है जब्त एंड द जमींदार। द मेन सोर्स ऑफ द इनकम, सारी की सारी इनकम आती कहाँ से थी। मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीसेंट्री। किसान लोग जो टैक्स देते थे। इन मोस्ट प्लेसेस पीसेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल सिटीज, rural elites, that is the handmen on the local chieftains. The Mughal used the term zamindars to describe all the intermediates where they were local headmen of the villages or powerful chiefs. अब जब ये अकबर के शासन में अकबर ने क्या रखा था कि जैसे ही सब लोगों को टैक्स देना होता है तो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने वाला होता है वो जो ज़मींदार होता है, जो ज़मीन का टैक्स कलेक्ट करता है उसको ज़मींदार माना जाता था। तो उन्होंने क्या करता था, पहले लोकल जो टैक्स कलेक्ट करने वाला लोग होता था उसके पास दूसरे लोगों के पास जाता था, ऐसा करते करते राजाओं के पास टैक्स जाता था। तो ये जो सारा टैक्स कलेक्ट करते थे उसको ज़मींदार बोला गया। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का एक जो रेवेन्यू मिनिस्टर था तोडरमाल था, उन्होंने वो जो ये कैरी करता था, वो जो सारे टैक्स कलेक्ट करता था, वो जो क्या देखता था, क्रॉप, वो बहुत ही अच्छा, देखो जो क्रॉप कितना ग्रो हुआ है उस हिसाब से उसकी प्राइस कितनी रखनी होती है, कल्टीवेट कितना हुआ है 10 सालों में, उसके कितने पैसे होने चाहिए। लोगों को अगर ज़्यादा पैसे रखेंगे तो लोगों को तकलीफ़ तो नहीं होगी। ये जो सारी बातें थी वो उन लोगों के रेन शासन में, किंगडम में देखी जाती थी। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल विच इट्स ऑन स्केड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नॉन एज द जब्त। देखो जैसे ये होता है कि देखो यहाँ पे एक शासन है, उसके ऊपर उसका एक दूसरा, उसके बाद उसका दूसरा जो शासन है, तो यहाँ पे सब लोगों का एक पार्ट होता था कि यहाँ पे ये रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, यहाँ का ये ज़मींदार होगा। तो ये जो लोग थे वो तो अलग अलग लोगों से इसे टैक्स कलेक्ट करते रहते थे। तो जो कितना क्रॉप हुआ है उस हिसाब से उसका टैक्स है वो लिया जाता था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नॉन एज द जब्त, उसको जब्त बोला जाता था। तो ये जो सारे एरिया है मुगल के एडमिनिस्ट्रेटर्स से, वो लोग ये जो सारी सर्वे करते थे कि कहाँ पे कितना हुआ है, कहाँ पे कितने क्रॉप्स ग्रो हुए हैं, तो ये जो सारी चीज़ें थी वो देखी जाती थी। पर ये सारी जगह पे तो पॉसिबल नहीं था। तो गुजरात और बंगाल जैसे कितने सारे स्टेट, कितनी सारी जगहों पे ये जो सारा था वो नहीं हो पा रहा था। इन सम एरिया जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ अ पावर। द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम टू rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in a rebelling against the Mughal authority. These peasant revolts challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century. फिर क्या होने लगा, जब ये ज़मींदार थे वो लोग टैक्स कलेक्ट करने थे, उसके बाद क्या होने लगा कि जैसे मुग़ल का जब ये शासन आया तब उन लोगों में जैसे शासन आगे जाता गया, नए नए लोग आते गए, तो उसमें विद्रोह होने लगा कि सब लोग बोलने लगे कि इतना टैक्स किस तरह से दे पाएंगे। तो ये जो सारी बातें थी वो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। अब आता है अकबर नामायन इन आई अकबरी। जो अकबर था वो अकबर के ऑर्डर में क्या था, उसका एक क्लोज फ्रेंड था अब्दुल फजल। जो अब्दुल फजल उसका फ्रेंड था, और वो जो कोटियार थे वहाँ पे भी वो दरबारी भरते थे, उसमें वो बैठता था। उसको अकबर ने हिस्ट्री लिखने के लिए बोला था। तो अब उसने 3 वॉल्यूम में
तो उसने जो हिस्ट्री लिखी थी वो 3 वॉल्यूम में उसकी हिस्ट्री लिखी थी। अकबर शासन में उसका टाइटल दिया था अकबरनामा। उसका टाइटल क्या दिया था? अकबरनामा। तो अकबर की जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी थी उसमें क्या किया था? द फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें उन्होंने अकबर एंसेटस एंड उनके वो जो बारे में लिखा था। सेकेंड वॉल्यूम था उसमें उन्होंने बहुत सारा अकबर का शासन था उसके बारे में, इवेंट जो होती थी उसके बारे में लिखा था। एंड थर्ड वॉल्यूम था NI अकबरी। उसमें उन्होंने अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो लोग किस तरह से काम करते थे, किस तरह से उसका आर्मी थी, हाउस होल्ड क्या था, रेवेन्यू किस तरह से लिया जाता था, कौन सा किसका कहाँ पे साम्राज्य था, ये जो सारी डिटेल्स थी वो उसने वहाँ पे लिखा था। NI अकबरी इज़ इट्स रिच स्टेटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप यील्ड्स। उन्होंने क्रॉप किस तरह से था, कितना क्रॉप होता था, प्राइस क्या कौन सी रखी थी, रेवेन्यू कितना लिया जाता था, टैक्स कितना लिया, रेवेन्यू, वेतन, ये जो सारा किस तरह से लिया जाता था, ये जो सारी बातें थी उसने उसमें लिख के रखी है। अ क्लोजर लुक एट अकबर्स पॉलिसी। देखो अब अकबर की पॉलिसी क्या थी, उसका साम्राज्य इतना अच्छा था तो वहाँ पे कुछ अच्छा तो होगा। तो वो क्या क्या करता था? द ब्रॉड फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वेर लेड डाउन बाय अकबर एंड वेर इलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय द अब्दुल फजल इन हिज बुक। उसमें अकबरनामा की बुक है ना, उसमें उन्होंने बहुत सारा लिखा है। अकबर इन अ पर्टिकुलर इन लास्ट वॉल्यूम इन आई अकबरी, और अकबर इन आई अकबरी है ना जो थर्ड वॉल्यूम था उसका, तो उसने जो ये थर्ड वॉल्यूम है उसमें बहुत सारा लिख के रखा है। अब्दुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविजंस कॉल्ड द सूबास। ये जो सारा का सारा जो अब्दुल फजल ने क्या लिखा है कि उसमें साम्राज्य की जो साम्राज्य समझाया है कि जो साम्राज्य था वो जो डिवाइड किया होता था तो उसको क्या बोला जाता था? सूबास बोला जाता था, उसको सूबा बोला जाता था। गवर्नर्ड बाय ए सूबेदार, जो गवर्नर उसका बना था उसको सूबेदार बोला जाता था। तो यहाँ पे वो जो थे वो हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। ईच प्रोविजंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। जो फाइनेंशियल ऑफिसर का वर्क करते थे उसको दीवान बोला जाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविजंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर। ये सूबेदार थे, उन लोगों को अदर ऑफिसर थे, उन लोगों को भी हेल्प करते थे। जो मिलिट्री मिनिस्टर थे उसको बक्सी कहा जाता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्टिनेंस, जो सदर मिलिट्री कमांडर्स थे उसको फौजदार कहा जाता था। तो ये जो टाउन के जो पुलिस थे उसको कमांडर बोला जाता था। अभी आता है नूरजहाँ, इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट। ये जो नूरजहाँ थी मेहरुन्निसा मैरिड द एम्पायर जहांगीर के साथ उसने 1611 में उसकी शादी हुई थी। रिसीव द टाइटल नूरजहाँ, फिर उसको नूरजहाँ का टाइटल मिला था। वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल रही थी, उसके बहुत ही ज़्यादा लॉयल थी। तो एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर, वो इतनी लॉयल थी तो जहांगीर ने उसके लिए जो सिल्वर के कॉइन्स होते हैं ना उसके ऊपर उसका नाम भी लिखवा दिया था, बेगम नूरजहाँ करके लिखवाया था। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर, जो उसका फरमान निकालते थे। फरमान सिर्फ राजा लोग ही निकालते थे, फरमान मतलब ऑर्डर। तो उसमें सिल स्टेट्स जो कमांड ऑफ द हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहाँ पादशाह बेगम। The round seal states by the son of the Shah Jahangir, she became brilliant as the moon. May Noorjahan Padshah be the lady of the age. तो उन लोगों ने उसमें बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में वहाँ पे तारीफ़ की थी। अकबर्स नोबेल कमांडेड लार्ज आर्मी, अकबर की जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। वहाँ पे क्या था, बहुत ही ज़्यादा टैक्स का लार्ज अमाउंट में टैक्स मिलता था। तो वो सबके लिए लॉयल रहे थे। अकबर के वो टाइम था ना वो सबके लिए लॉयल रहे थे। पर जब ये 17वीं सेंचुरी आई, जब इंडिपेंडेंट वर्कर्स आने लगे, वो खुद सारा अपना खुद करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका जो साम्राज्य था उसमें सारा का सारा वीक पड़ने लगा था। ये डोगमा क्या है? डोगमा का मतलब होता है कि जो सारी चीज़ें होती है, जो ऑर्डर दे दिया तो वो मानना होता है, उसमें वो लोग कुछ नहीं बोल सकते। जो ऑर्डर दिया और उन लोगों को ऑर्डर को फॉलो करना होता है। बाइकआउट करना मतलब जो ऑर्डर देते हैं उसको वो लोग मना कर देते कि हम लोग नहीं करेंगे, फिर सब लोग साथ में मिलके उनकी जो सारी चीज़ें होती है उसको मना कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है जो हमने देखा वाइल जो अकबर था वो जो लास्ट टाइम पे 1570 में फतेहपुर सिकरी में वो जो वहाँ पे वो रहता था, तो उसने वहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कोई रिलीजन के बारे में जानना। तो वो क्या करता था, उलमा जो मुस्लिम लोगों का होता था, ब्राह्मण्स, रोमन कैथोलिक्स, जोरोस्ट्रियंस, वो सारे लोगों के बड़े बड़े जो लोग थे ना, जो संत माने जाते थे, उन लोगों को बुलाता था। कहाँ पे बुलाता था? इबादत खाना, जो इबादत खाना होता था वहाँ पे वो उन लोगों को बुलाता था
और वहाँ पे वो वो क्या करता था, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से बुलाता था और वो सारे लोगों की बातें इंटरेस्ट से जानता था कि कौन से कास्ट होती है, कौन से धर्म में, रिलीजन में क्या क्या होता है। अकबर्स इंटरेक्शन विद द पीपल डिफरेंट फेथ, वो लोग फेथ मतलब वो बहुत ही श्रद्धा के साथ, मतलब विश्वास के साथ वो करता था। वो अकबर का माना जाना था कि किसी के रिचुअल के ऊपर कुछ भी कभी कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर अपने ऑर्डर से वो थोपने नहीं चाहिए। तो कभी कोई बाइकआउट कर देता है तो वो फिर उनका वो राइट होता है कि उसको पसंद नहीं आए तो वो लोग करते। तो अकबर था ये वो सारी चीज़ होती थी उसके बारे में ध्यान रखते थे। अकबर होल्डिंग डिस्कशन विथ लर्नड इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट फेथ्स इन द इबादत खाना। देखो ये इबादत खाना है, वो सब लोगों को बुलाया था और सब लोगों को उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानता था। लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ द cool or universal peace. This idea of tolerance did not discriminate between the people of the different region in his realm. अकबर ये मानता था कि किसी के साथ भेदभाव करना ये अच्छी बात नहीं होती है, किसी को हम टॉलरेंस करें तो वो भी अच्छा नहीं है। अकबर की जो एथिक्स थे वो क्या थे कि ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस, अच्छी तरह से रहना होता है, ऑनेस्ट बन के रहना होता है, शांति फैलानी होती है। अब्दुल फैज़ हेल्प्ड अकबर इन अ फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ द सुलो आइकुल। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय द जहांगीर। ये जो सारे प्रिंसिपल थे अकबर ने, वो जहांगीर, शाहजहां है, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनाए थे। फिर क्या हुआ, इसके बाद आता है सुलो आइकुल। जहांगीर का जो जहांगीर अकबर का सन था, उन्होंने अपने फादर की पॉलिसी बहुत सारी अपनाई थी। मतलब उन्होंने क्या किया था, सब लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से, यहाँ पे क्या दिया है कि सब लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रहता था। जो गुड एंड बैड, और जो किसी को इंटॉलरेंस मतलब किसी को टॉलरेंट नहीं करता था, सबके साथ अच्छी तरह से बिहेव करता था। तो उसने वो अकबर के शासन को अपना के रखा था। उसके बाद आता है तो मुग़ल एम्पायर इन 17th सेंचुरी में क्या हुआ। तब जब ये 17th सेंचुरी आई तब ये क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन है, द मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुग़ल एम्पायर की, वो लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक। उन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे थे तो वो लोग समृद्ध होते गए। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो बाहर के लोग आते थे, वो लोग भी बोलते थे कि ये लोग वेल्थ में बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद बट द सेम विजिटर्स वेर ऑल्सो अप्लाइड एट द स्टेट ऑफ द पुअर्टी। पर बहुत सारे जगह थी वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते थे तो उनके बारे में भी बताते थे। कोई था वो ज़्यादा अमीर था, नहीं था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। जो इनइक्वालिटी थी वो ज़्यादा होने लगी थी। फिर 20th ईयर के बाद शाहजहां का शासन था, उसमें हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे वो 45 थे। 8000 में से सिर्फ उसका रैंक था वो 445 था। देखो टोटल में से उसका मतलब क्या था, जो 61% है, 61% लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिलती थी और बाकी लोग थे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर ये मुग़ल का एम्पायर है, मनसबदार थे, उन लोगों ने क्या किया, उसकी सैलरी जो डील थी उनकी इनकम की थी और सैलरी एंड गुड्स के बारे में, तो उसमें उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो वो किसानों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे। तो किसान लोग ज़्यादा गरीब होते गए और पीजेंट्स एंड द आर्टिशियन, द पुअर लोगों से वो पैसे बहुत ही ज़्यादा कलेक्ट कर लेते थे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि वो जो मुग़ल के जो एक्सट्रीमली वो जो लोग थे पावरफुल थे, तो 17th सेंचुरी में वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते गए। तो मुग़ल का एम्पायर था ना वो धीरे धीरे स्लो होता गया, क्योंकि अकबर के टाइम पे बहुत अच्छा था, उसके सन के टाइम पे बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद आगे जाते जाते फिर ये जो था उसका पावर वो कम होता गया। तो ये जो सारी बातें, जैसे कि प्रोविंस लाइक हैदराबाद है, अवध है, तो यहाँ पे क्या था, वो नई डायनासिटी आने लगी धीरे धीरे। एम्पायर जो दिल्ली के जो मास्टर थे 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो एम्पायर का जो थे कंसोलिडेटेड थे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इंडिया आइडेंटिटीज। फिर सब जगह पे सब लोग अपना अलग सा किंगडम जमाने लगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही दुखी होते जाते थे, तो उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपना खुद का किंगडम जमाने लगे। नाउ अवर चैप्टर इज़ फिनिश हियर। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।